अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, जो आर्टिकल 149 की बहस है वो अब भी जारी है वफाक और सिंध हुकूमत के हवाले से, जहां पर फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि आर्टिकल 149 की इम्प्लिकेशन से जो लोकल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो स्ट्रेंथन होगी। दूसरी तरफ जो सिंध की हुकूमत है वो ये कहती है कि कराची को जो है किसी भी तरीके से हम अलग नहीं होने देंगे, लेकिन बार बार फेडरल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी कराची को अलग नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पोजिशन होगी आर्टिकल की, और जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी का बहुत हार्श स्टांस है। सवाल ये है कि कराची के मसले का आखिर क्या हल है। साथ ही साथ जो है जो फेडरल है वो बार बार ये कह रही है कि उनका कराची को अलग करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने एक ही मौक़िफ़ पर खड़ी है और यहाँ तक कि एंटी स्टेट स्लोगन्स भी लगा रही है और सिंधु देश की बातें भी कर रही है कि सिंधु देश का थ्रेट एक तरीके से दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आलमी मालियाती इदारे की वफ़द से आज मुलाकात हुई। इससे कबल जो हफीज़ शेख साहब से बात हुई थी। जो स्टांस हमने सुना उनकी जानिब से वो ये है कि IMF के डायरेक्टर भी कहते हैं कि इकॉनमी के पाकिस्तान में पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो तिजारत के हवाले से तमाम तर मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन है। लेकिन सवाल ये अब भी है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो अब भी बरकरार है। लोगों के जो मसाइल है इकॉनमी के हवाले से जो जुड़े हुए हैं वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अब तक एड्रेस नहीं हो सके। लेकिन जो PTI की हुकूमत की काविशें हैं वो करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से और तिजारत के हवाले से बेहतरी की तरफ है। दूसरी तरफ वफाक का दोबारा से यही जो तमाम तर सिनेरियो है उस पर वफाक की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मुराद सईद ये कहते हैं कि जब भी हम कराची की बात करते हैं तो जो सिंध हुकूमत है वो ये कहती है कि वफाक की हुकूमत नहीं रहेगी, और इस किस्म के जो तमाम तर स्टेटमेंट्स हैं वो आपने सुने होंगे। दूसरी जानिब अगर हम CM मुराद अली शाह साहब की बात करें तो वो आज नैब के रेफरेंस में पेश नहीं हुए, और अब ये तमाम तर सिनेरियो किस तरफ जाएगा, जो उनको सवालनामा मिला है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के आज पेश ना होने पर नैब ने 8 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जो है उनको पेश किया, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए मुराद अली शाह साहब को भिजवा दिया गया है। और इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनके साथ मौजूद हैं तंजीला कमरानी साहिबा, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और हमारे साथ मौजूद है बिलाल गफ़ार साहब, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। अमानुल्लाह साहब, सबसे पहले बात करेंगे IMF के ऊपर। ओवरऑल इकॉनमी जो है वो वहीं पर ही है, वैसे ही महंगाई है और इन्फ्लेशन जो है उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन IMF भी कह रही है और जो हमारी टीम है ओवरऑल फाइनेंस और इकॉनमी की तरफ से वो कह रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव इंडिकेटर्स की तरफ जा रहा है। आप इससे एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा बोलने में और प्रैक्टिकल लोगों में, हम लोग लोगों में रहते हैं। पाकिस्तान को आप देख रही हैं कि किस बुरी तरह माशी सूरत हाल बिगड़ी हुई है, और माशी सूरत के साथ साथ सियासी बहरान भी मुल्क में आ चुका है। ऐसी सूरत में खाली लफाजी से काम नहीं होगा। आपके सामने रियल एस्टेट बैठ चुका है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैठ चुकी है, महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है, लोगों के पास बेरोज़गारी आपके सामने है। 50 लाख से 55 लाख आदमी बेरोजगार हो गए। ऐसी सूरत में ये कहा है कि करंट जो अकाउंट डेफिसिट है वो और जो तिजारती खसारा है उस पर काबू पा रहे हैं, और इसीलिए पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाई दे रह हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन खत्म हो रहा है, मुल्क पूरा जो है पॉजिटिव। जो करंट डेफिसिट है और जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, कहाँ से आप इंडिकेटर्स 100 पॉइंट आप 54,000 से 27,000 पर आकर 31,000 पे आ जाते हैं। तो ये टेम्परेरी फेज है, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिससे आप कह सकते हैं कि जी पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं या मुल्क जो है बेहतर। कौन सा ऐसा स्टांस होना चाहिए गवर्नमेंट का जो आप समझते हैं कि इस वक्त लोगों को सबसे बड़ी जो ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, रियल एस्टेट वाले हैं, बिल्डर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे से लेकर बड़ा दुकानदार जो है वो गवर्नमेंट से खौफजदा है। वो हुकूमत को चाहिए था कि इनको कॉन्फिडेंस में लेते और इन पे इतमाद बहाल करते, इन पर टैक्स के ऊपर टैक्स, और उसके बाद रोज़ाना FBR की और दीगर इदारों की जो इनको मतवातर तड़ियाँ मिलती हैं, और जिस तरीके से हुकूमत के इदारे इनके साथ जो है बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में इतमाद खत्म हो गया है। आपको लगता है जितनी भी हमारी जो बॉडीज हैं
जो बिजनेस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो अपना बिजली का बिल पूरा मुकम्मल अदा कर रहे हैं, कोई बिजली चोरी नहीं कर रहे, कोई गैस चोरी नहीं कर रहे और बिल्कुल कैटेगोरिकल प्रॉपर सिस्टम के साथ वो चल रहे हैं। आपको लगता है बिजली का जैसे के इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, वापडा का तो मैं नहीं कहता, के इलेक्ट्रिक ले रहे हैं, चोर बैठाए हुए हैं आपने जो जिनके मुआहदे ही चोरी के साथ हुए हैं, जिन सारी दुनिया जानती है कि ये जो कंपनी है ये फेक कंपनी है। बिठाए वो जिन्होंने भी बिठाए, पिछले लोगों ने बिठाए, लेकिन चोरों को बिठाया ना, उनका एहतसाब ही नहीं हुआ। वो चोर किस तरह क्लेम कर सकते हैं कि वो जो यहाँ के इलेक्ट्रिक का या बिजली का इस्तेमाल करने वालों को वो दावे करते हैं कि चोरी हो रहा है। वो तो खुद चोर हैं, उन्होंने एल्युमिनियम कॉपर वायर की जगह एल्युमिनियम वायर लगा दिए, डिजिटल मीटर्स को चेंज कर दिया, 40% मीटर तेज हो गए। लोगों के जिनके बिल 10,000 आते थे उनको 50,000 60,000 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो आप कैसे कहती हैं कि जो है लोग बिल तो बेचारे दे रहे हैं, एक सेकंड के लिए अगर उनका बिजली का बिल वक्त पे ना भरा जाए। जो गैस चोरी की ड्राइव चल रही थी उसके थेफ्ट के हवाले से, उसमें नाम नहीं बताए जा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके हवाले से कहा जा रहा था वो गैस थेफ्ट में भी मुलव्वस ये नहीं कह रहे, आप सही कह रही हैं, गैस चोरी हो सकती है, बिजली चोरी हो सकती है, लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन पहले भी ताजिर को बिजली के भी पैसे नहीं देने, गैस के भी नहीं देने, पानी के भी नहीं देने, टैक्स भी नहीं देना, लेकिन उसने बिजनेस करना है। आप मुझे बता दें, जो काम ताजिर ने करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने करना है, वो कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जो है उसका काम है कि वो बिजली प्रोवाइड करे, वो बिजली देती है, जब भी तो लोग सोलर लगा रहे हैं, जनरेटर लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करके रखते हैं, कोई बीमार हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए वो इतना बजट जो ह्यूज अमाउंट में एलोकेट होता है, वो आपको लगता है सही जगह पे लगता है? जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो खुद चोरी में मुलव्वस हैं। चोरी में मुलव्वस हैं, तो किसने ये रास्ते प्रोवाइड किए? ये गवर्नमेंट का काम है कि उसको लुक आफ्टर करे। आवाम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने की बात करूंगी यहाँ पे, इवन सिर्फ चले मैं रूरल की भी बिल्कुल इस वक्त बात नहीं करी, सिर्फ अर्बन की बात करूंगी, कराची की बात मैं करूंगी। आपको लगता है कि कराची में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं सही चल रहे हैं, ना कभी चले थे ना आज चल रहे हैं, और ना उनको चलने दिया जाता है। जहाँ पे तो जो पॉलिटिक्स हो रही है वो तो जबान के बेस पे पॉलिटिक्स ये तमाम चीजें दुरुस्त नहीं होंगी। आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं ओवरऑल देखें, जो माशी सूरत हाल खराब होने के बाद कभी कश्मीर का मसले में उलझा दिया, कभी 149 के मसले पे उलझा दिया, इस तरह के शोशे छोड़ दिए जाते हैं कि अवाम की तवज्जो बेसिक मसाइल से हट के इन तरफ चल जा। हम उलझे हुए हैं, उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं, हम उनसे निकल नहीं पा रहे। तंजीला, रवां साल के हवाले से कहा जा रहा है, हफीज शेख साहब ने कहा कि रवां साल 1000 अरब जो है टैक्स रेवेन्यू की मद में हासिल कर पाएंगे हम। आपको क्या लगता है कि वाकई जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन है इस मामले में दुरुस्त हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपकी जो आपने सजीज पूछा था कि IMF और हमारी इकोनॉमिक टीम जो है वो एक ही पेज पे हैं, वो उनकी दोनों का कहना है कि हम पॉजिटिव इंडिकेटर शो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब बेहतर था कि पहले स्टार्ट बिलाल भाई से करते, तो ये बेहतर से करते, क्योंकि हम ये समझते हैं, पीपल्स पार्टी ये समझती है, ये तो पहले दिन से ही एक ही पेज पे थे, क्योंकि वही IMF वही उन्होंने जो जब आप लोग IMF से लोन लिया करते थे तो आप लोग वन पेज पे नहीं हुआ करते थे। हम अभी बात कर रहे हैं, आपने अभी के विजिट का पूछा, पिछले का कहते थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग जब लोन लिया करते थे तो क्या वन पेज पर नहीं होते थे? हम तो बाद में नेगोशिएशन करने के बाद वन पेज पे आते थे। यहाँ पे तो टीम बाकायदा सिलेक्ट की गई, कहाँ से आई, कौन बैठा, कहाँ से, ये सब चीज उसके बाद कोई सच्चाई या सदाकत सामने आ नहीं सकती। नहीं, वो चीज़ तो मानने की है, और मेरा ख्याल है अब तो इसमें कोई ढका छुआ बात रही नहीं है। और दूसरी बात कि ये इंडिकेटर्स तभी हमें नज़र आएंगे, अवाम को तभी पता चलेगा जब उन तक रोटी पहुंचेगी, जब उन तक खाना पहुंचेगा, जब उन तक पेट्रोल पहुंचेगा, जब उन तक गैस पहुंचेगी, जब उन तक बिजली पहुंचेगी। एक आम आदमी, आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इसमें कि आप और IMF एक जगह पे खड़े हैं, पहले खड़े थे या अब खड़े हैं। उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, उन्हें जीना चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, मतलब हर तरह से। IMF से लोन ले रहे हैं तो वन पेज पर तो होना होगा। मैं फिर से आपको कहूंगी कि ये कंडीशन सारी IMF ने रखी थी,
और उनको आपने जस्ट यस किया था, जिन्होंने थोड़ा नो करने का किया उनको आपने किक आउट कर दिया, ठीक है। सो वो तो इनका अब जो भी होगा वही होगा जो IMF चाहा है उन्होंने, और जो चाहेगी इन फ्यूचर में, तो उसी लाइन को वो लेकर चलेंगे। आप लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस किया था जो आप लोग कहते हैं? हमने कभी IMF के लोगों को अपने पास हायर नहीं किया, IMF ने हमारे लोगों को ये हायर नहीं किया था। हायर करने की बात सवाल सिंपल ये है, जब आप लोग उनसे नेगोशिएट करते थे, जब आपके तमाम तर मामलात होते थे IMF के साथ, तो क्या आप लोग वाकई उनकी बातों पर, तमाम तर बातों पे 100% अमल करते थे? जब नेगोशिएशन होती है तो कुछ चीजें मानी जाती है, कुछ मनवाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ नेगोशिएशन नहीं हुई थी, यहाँ यस सर हुआ है। जिसने नो किया था, आपको लगता है कि यस सर की सिचुएशन या सिनेरियो इस दौरे हुकूमत में आपको दिखाई दे रही है? इससे पहले कभी यस सर नहीं हुआ? मैं अभी तो क्लियर कट दिखाई दिए। 1 साल तक आपने IMF जा रहे हैं नहीं जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे, इतना फाइनेंशियल लॉस करके, इतना मुल्क की इकोनॉमी पीछे ले जाके, आखिर में आपको फिर याद आया ठीक है भले हमने कहा था कि हम मर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब जाना चाहिए, मुल्क की सत्यानाश करके, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया, तो फिर तो आपको यस ही करना था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब और दूसरी आप लोगों ने गवर्नमेंट हैंडओवर की थी, आप लोगों ने जब PMLN को हैंडओवर की थी और फिर PMLN ने इनको गवर्नमेंट हैंडओवर की, तो क्या आपको लगता है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस हाल में था और हम बिल्कुल ही पेरिस या कोई किसी और स्टेट से कोई तो हमारे साथ तो PTI को मुकाबला करना ही नहीं चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी से इनको मुकाबला करना ही नहीं चाहिए। मुझे पता है बिलाल भाई मेरे इसी जुमले को आगे के लेंगे, लेकिन क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि आप ही कहते हैं, मतलब PTI कहती है कि पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, नून लीग वाले चोर हैं, तो जब बकौल इनके हम चोर हैं तो हमारे साथ तो आप तो जमजम से धुले, आपका कैसे मुकाबला हो सकता है? आपने तो अपना पूरा होमवर्क करके इनको 1 साल में जज कर लिया। आप इनकी इन्होंने 1 साल की अपनी पूरी इन्होंने 100 दिन का प्लान तय किया हुआ था, 1 साल का प्लान। हाँ, मतलब ये खुद ही कर रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमने PTI की बेवकूफी थी, ये हमने तो नहीं की जी, हमने उन पे जबरदस्ती, हमने ये बेवकूफी काफी है, हमने ये जब 70 साल में इस नहर तक पहुंचाया आप लोगों ने, 1 साल में मांगते हैं कि 1 साल में हमने नहीं कहा कि आप करके दें, ये इन्होंने ही कहा था। जब 100 डेज के बाद इनका 1 साल का प्रोजेक्ट इन्हीं का सामने आया था। अनसर्टेनिटी, जब मैं ब्रेक पे जाऊंगी, आपको लगता है शॉर्टली मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपसे दोबारा इसका जो है जवाब जानूंगी कि आपको लगता नहीं है कि जितने भी ओवरऑल सिनेरियो होता है, सिचुएशन होती है, मामला अगर होते हैं तो आप लोग PTI पे डाल देते हैं? एक वक्फा लेंगे, सिर्फ वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी तंजीला के लिए कि क्या आपको नहीं लगता कि जो भी इस मुल्क में कोई चीज़ बिगड़ने लगती है और आप कहते हैं कि ये है तब्दीली, तो क्या वाकई पहले जो जितने भी हमारे मुल्क में जितने भी इदारे थे या इंस्टीट्यूशंस थे वो क्या दुरुस्त राह पर गामजन थे? क्या जितने भी लूप होल्स हैं वो तमाम तर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने एड्रेस कर दिए थे? जी तंजीला, शॉर्टली इसका जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वक्त हुकूमत इन्होंने इतनी ज़्यादा क्लेम कर लिए थे, अब उनको पूरा करने के लिए आप कह रहे हैं कि इन्होंने इतने ज्यादा प्रोमिसेस किए थे, हाई होप्स बढ़ा दी थी लोगों की, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करे। बिलाल, आप क्या कहेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि IMF को जो है सेटिस्फाई कर दिया है और हफीज शेख साहब भी यही कह रहे हैं, असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, लेकिन ऑपोजिशन अभी कह रही है कि कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो ये कोई छुपी बात नहीं है कि हमें क्या इकोनॉमिक कंडीशंस में हमें मुल्क मिला। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जो एक्सटर्नल अकाउंट का जो क्राइसिस था वो हमने इनहेरिट किया। उसमें सबको पता है कि वो जो किस तरह आर्टिफिशियली मिला था आप लोग को, जिस तरह आर्टिफिशियली जो है आपका डॉलर को रोका गया और आपके पास एक एक्सटर्नल अकाउंट का जो है वो क्राइसिस क्रिएट किया गया। अब मैं आता हूँ एक्चुअली हमारी जो इस बार जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बता दूं कि क्या हो। और ये स्टेट बैंक की ने भी कल ये अपनी ब्रीफिंग में दी है कि जो स्टेप्स लिए गए हमने 1 साल में, उससे एक्सचेंज रेट में अब स्टेबिलिटी आ गई है। दूसरा जो सबसे अहम जो पैरामीटर समझ लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल जो $2 बिलियन होता था, इस महीने हम शायद $200 मिलियन पे आ जाएंगे। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी मशीनरी और रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट है वो बढ़ा है, तो जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उसको हमने कर्ब किया
और ये जो एक इतना पॉजिटिव बिलाल, सिग्नल रॉ का भी आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ा, बट डू यू बिलीव इज इट अ गुड थिंग रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ा, मशीनरी की इंपोर्ट बढ़ी, व्हिच मींस के लोग जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको वैल्यू ऐड ऑन करके बना सकते हैं प्रोडक्ट। वैल्यू ऐड तो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे लोग जा रहे हैं। जो पहले लोग इंपोर्टेड गुड्स ले रहे थे अब वो लोकली बनना शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है आपकी जॉब क्रिएशन होगी, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और आपका प्रोग्रेस होगा। देयर कम्स अनदर पॉइंट बिलाल, डू यू बिलीव के पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इस पर काम करेगी? जितना भी दुनिया में हम देख लें, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो जो भी होता है उनके मुल्क में, वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करते, उसको खुद ही वैल्यू ऐड ऑन करके फिर उसको फर्दर जो है प्रोडक्ट बना के फिर बेचते हैं। लेकिन हमारा जो है बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि चाहे वो लेदर हो, कॉटन हो, हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और दूसरा जो है उसको उससे 3 गुना ज्यादा कमाता है। देखें, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, और हमेशा जो हमारा जो टेक्सटाइल का जो रॉ कॉटन है या मे बी जो यान है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब है ना, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं और जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उससे हट के जो दूसरी मार्केट्स हैं उसमें जा रहे हैं, और इसका ये हमें एक नतीजा निकला है कि आपके एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स बढ़े हैं। दो प्राइसिंग नहीं बढ़ी, मे बी इन द रुपी टर्म्स बढ़ी हो, लेकिन इन डॉलर टर्म्स नहीं बढ़ी, क्योंकि हमें एक बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट्स के जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं, ये पूरी है ना, ये एक बहुत जबरदस्त एक ऑपोजिशन कीप ऑन सेइंग कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। देखिए, एक्सपोर्ट्स के आप है ना, मैं उनको जितने भी है ना ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो PBS और SBP की वेबसाइट पे जाके डेटा देख लिया करें। वहाँ पे आपके पास हर मंथली आपके पास डेटा जो होता है अपडेट होता है, तो एक्सपोर्ट्स के जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरे ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर लिया कि जो हम बता सकेंगे। जब हम आए थे और आज आप देख लें कि तकरीबन 20 से 25% जो है ना इंक्रीज हुआ है टैक्स फाइलर्स का, 18 लाख से 25 लाख हो गए हैं। और अब हम जो FBR में जो हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो आज तक पाकिस्तान में कभी वो रिफॉर्म्स आई नहीं है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फियर ऑफ इन्वेस्टर्स खत्म हो जाएगा। हम जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स और जो ITOs का जो हमेशा होता है कि एक हमेशा वो ब्लैकमेलिंग या वो ना लोगों को हैरेस करते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और लोग अब अपने बाय एप्लीकेशन, बाय मोबाइल एप्लीकेशन वो अपने टैक्स रिटर्न्स पे कर सकेंगे, और अपने जो भी है सैलरी क्लास वाला अपना पूरा इनकम टैक्स रिटर्न है ना फाइल कर सकता है। तो ये बड़े पॉजिटिव है स्टेप्स हैं। और इसी आप देखें कि जुलाई अगस्त के जो नंबर्स आए, हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले साल से उसमें ग्रोथ है, और हम ये समझते हैं कि जो हमारा 5500 बिलियन रुपीस का जो टैक्स टारगेट जो 1000 अरब हासिल करने का एक टारगेट है इस बार 5 हो पाएगा। जी, हमारा जो टारगेट है 5500 बिलियन, वो हम है ना इंशाल्लाह इसको फुलफिल कर लेंगे। आप देखें, हमें जो एक ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है जो 4G के लाइसेंस में, जो हमें जो फीस का जो हमें मिला है उसका जो वापस से जो टेलीकॉम से, तो उसमें भी हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा एक आम आदमी के लिए कि जो वर्स्ट था वो ओवर हो गया है। जो हमने एक ICU में आए थे वो हमने उसको संभाल लिया है, और अब हम स्टेबिलिटी के फेज में एंटर हो गए। ठीक है, स्टेबिलिटी के फेज में एंटर हो गए, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को कौन से मेजर्स लेने की सख्त जरूरत है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ बेटर इकोनॉमी? बिलाल भाई ने हमारी एक बात की, उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स फियर ख़त्म कर दिया है। लाखों अफराद को, जितने भी आज व्यूअर्स देख रहे हैं, कि उनको FBR ने नोटिस जारी किए बिला वजह, और जिसका भी उन्होंने देखा, उन्होंने बिला वजह आपको क्यों लगता है कि किस वजह से? इसलिए कि उन्होंने बगैर सोचे समझे उन तमाम लोगों को भी नोटिस जारी किए जो फाइलर भी थे और जो नॉन फाइलर थे, उनके शनाख्ती कार्ड पर उनको भी उन्होंने नोटिस जारी किए। दुनिया जानती है कि कई लोगों के अकाउंट्स पर जो है FBR ने पैसे निकलवा लिए, FIR भी पैसे निकलवाए। अच्छा। और इस तरीके से लोगों के अंदर एक इतनी ज़बरदस्त फियर हुई, जाके बैंकों से पता करें, सारा पैसा निकल गया है। बैंक मैनेजर्स और उनके लोग गली गली घूम रहे हैं। मल्टीपल अकाउंट्स होंगे या वो बिजनेस करते होंगे, डर और खौफ, बिलाल भाई एक मिनट, खौफ इस कदर है कि जो लोग, जो छोटा ट्रेडर है या मिडिल क्लास तबके का ट्रेडर है, वो खौफ ज़्यादा है
कोई आदमी अकाउंट खोलने को तैयार नहीं छोटा है। ट्रेडर अकाउंट में खौफजदा नहीं है, बड़ा ट्रेडर उसको करेक्ट कर ले, क्योंकि बड़ा ट्रेडर उसकी खुद भी करप्शन इन्वॉल्व होती है। आप छोटा ट्रेडर तो ये सुकून से है, आप सर। इल्जाम ना लगाएं उन लोगों पे जो लोग इस मुल्क के लिए रेवेन्यू अर्न करते हैं। सर वो करते हैं, बिल्कुल वो हर एक को नहीं कह सकती। लेकिन सर 5 उंगलियां देखिए आबाद इस तरह हुकूमत, जो लोग हुकूमत कर चुके हैं या जो हुकूमत में है, क्या वो सारे दूध के धुले? सिर्फ अवाम चोर है? देखिए ये बहुत बड़ा इल्जाम है। वो लोग जो इंडस्ट्रियां लगाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो सारा के सारे इस मुल्क के लोगों को अगर आप उनको ही मारने लगे, 200 अरब डॉलर के इस आवाम ने तो वादा नहीं किए थे। कि हर बिजनेसमैन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो अपना नहीं बेनामी अकाउंट्स खोलता है। देखिए ये एक बात, हर तरह टैक्स ये अलग डिबेटेबल चीज है, लेकिन बड़ा एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बड़े बड़े बैंकर्स हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, छोटे हैं, वो किसी न किसी को जॉब तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। एक छोटा दुकान भी 10 आदमी 10 बंदों को नौकरी दे रखा है। छोटी से छोटी इंडस्ट्री वाला भी 25-50 आदमियों को नौकरी दे रहा है। उन लोगों की हम जलील करते रहे, उनको हम चोर कहते रहे, उनको हम जो है हमेशा शक की निगाह से एंकर भी देखें, शक की निगाह से इदारे भी देखें, शक की निगाह से हुकूमत भी देखें, तो कहाँ जाए? एक बात ऐड करूंगी कि ऑलरेडी अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, इसमें अगर हम ट्रेडर्स को हम चोर करते हैं, हमने सबको एक ही तरह से हांग दें कि सारे बड़े ट्रेडर्स जलील होने के लिए ये ट्रेडर है, जलील होने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट है। इस तरह नहीं हो सकता। पूरे पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ट्रेडर जिस कदर जलील हो रहा है, कभी हुआ इससे पहले? जब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी तो पुलिस उनको तंग कर रही है, FIA उनको तंग कर रही है, FBI उनको तंग कर रही है, FIA उनको तंग कर रही है। जहाँ किस जगह जाएं, ना बत्ती मिलती है, ना इलाज होता है, ना स्कूल है, तो क्या करें? अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। अमानुल्लाह साहब जो है हमारे सीनियर हैं। एक चीज़ मैं आपको कैटेगरीली बता दूं, जो ईमानदारी से टैक्स पे करेगा उसको कोई खौफ की होने की ज़रूरत नहीं है, और वो बिला खौफ इस मुल्क में बिजनेस करे। FBR ने एक डेटा कलेक्ट किया जिसमें पता चला कि बहुत से लोगों के पास घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स जो है ज़बरदस्त एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी वो ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स हैं, शॉपिंग होती है, क्रेडिट कार्ड पे ना खर्चे होते हैं, लेकिन उनकी कोई इनकम ही नहीं है। तो उनको नोटिस गए हैं मानुल्लाह भाई, उनको नोटिस गए हैं कि जो जिनके पास कमर्शियल बिजली के बिल है, कमर्शियल गैस के बिल है, लेकिन वो कहीं सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको नोटिस गए। उनको नोटिस गए कि जिनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, 50-50 हज़ार रुपये महीने की फीस दे रहे हैं, लेकिन उनके है ना जो उनकी इनकम है वो इनको अलाउ नहीं करती कि वो इतने महंगे स्कूल में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा सके। उनको नोटिस गए। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि FBR की तरफ से आज नोटिफिकेशन निकला है कि जो बिजनेसमैन, जो दुकानदार ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, उस प्रेमिसेस में FBR का ऑफिशियल का दाखला ममनू हो गया है। ये आज नोटिफिकेशन निकला और ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। पहले क्या होता था कि IT ऑफिसर जाता था और वो एक लेन देन का मामला होता था। तो ये जो करप्शन, तो लेन देन का मामला, इससे मैं एक पॉइंट आपसे लेन देन की बात उन्होंने की, मैं कंप्लीट करने दें कि ये जो ह्यूमन कांटेक्ट खत्म करके और इस मोबाइल ऐप में आप सबका टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, और बीच का कोई मिडलमैन आपके साथ नहीं होगा, तो करप्शन एग्जैक्टली चोरी नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी। देखिए मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे करूंगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि बीच में जो लोग अपने जो डंडियां मारते थे और चोरी और करप्शन, ये जितने भी ताजिर हैं उनसे आप बात करें, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में, वो यही कहते हैं कि इवन अगर कोई बिल्डर है वो NOC लेने के लिए भी जा रहा है, तो गवर्नमेंट का कोई इसमें वो नहीं होगा कि गवर्नमेंट की ये फीस है क्या, उसमें बीच में जो लोग सारे इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं जहां उनको जाना पड़ रहा है ना, वो उनसे ब्राइबरी कर रहे हैं, ब्राइबरी में इन्वॉल्व है ना। देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जो है कि खाली वो इलेक्टेड लोग हैं, गवर्नमेंट वो सारी ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी गवर्नमेंट है। दिस इज अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पुरान पहले की चल रही है देखिए मैं बिलाल भाई की एक बात को बताना चाहता हूँ कि शौकत अजीज के ज़माने में, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में ITO को परमिशन नहीं थी किसी, अगर एक दफ़ा आपने फॉर्म फिल कर दिया FBR का, इनकम टैक्स का, और वो फाइनल रिटर्न मानी जाती थी, उसको कोई उसमें ये नहीं होता था कि 5% और 10%, सेल्फ असेसमेंट थी। ये सेल्फ असेसमेंट
गवर्नमेंट करना चाहिए थी। आज की गवर्नमेंट ने भी उनके इसके बाद की जो दोनों गवर्नमेंट ने सेल्फ असेसमेंट पे नहीं किया। अनदर टॉपिक कराची के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आर्टिकल 149 के हवाले से आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है इतना ज्यादा हार्श हो रही है और वफाक को कह रही है कि आपकी हुकूमत गिर जाएगी? देखिए, उनको भी पीपल्स पार्टी को भी 149 पे इतना जिस तरह से उन्होंने शोर मचाया, लेकिन वफाक इतना हाइप थोड़ी क्रिएट कर रही है। वफाक को चाहिए था कि ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क माशी सियासी तौर पे और मुल्क की सरहदों पर इस वक्त जो फौजें लगी हुई हैं और इतनी बड़ी टेंशन है और आलमी सूरत हाल में बुरी तरह घिरे हुए हैं, ऐसी सूरत हाल में 149 का सोचा छोड़ना ही नहीं चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को मौका ही नहीं मिलता। एक प्रॉब्लम जब हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगी, इसमें बुरा क्या है? लोकल देखिए 149 क्या है? 149 इज ओनली डायरेक्शन, तो डायरेक्शन दे सकता है तो देना चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं थी। लेकिन उसको उन्होंने भी, पीपल्स पार्टी भी सियासी तौर पे इस खेल को खेल रही है, एमक्यूएम भी खेल रही है और तहरीक इंसाफ भी खेल रही है। ये अवाम को उलझा रहे हैं बजाय असली मसाइल की तरफ से हटाने के लिए। उनको चाहिए था कि इसको ना उलझाएं। आप क्या कहेंगे कि आर्टिकल 149 इटसेल्फ, इसकी कोई इतनी ज्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, इट्स जस्ट अ डायरेक्शन, और उस पर क्यों पीपल्स पार्टी जो है कह रही है कि सिंधु देश और इस किस्म की बातें? पहली बात तो आपने बिल्कुल ये कहा कि ये सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एज अ सिंध गवर्नमेंट हमें नियत नहीं समझ आ रही कि एक तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान के, कश्मीर वगैरह जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इसमें 149 अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि 149 तो इकोनॉमिकली या आपको कोई दहशतगर्दी वगैरह का मसला हो उसमें अप्लाई किया जाता है। आप समझते हैं कि उसके बावजूद वो कचरा जो आपने खुद ही रास्ते में डाला और उसके बाद फिर बरसात ने पूरे शहर में फैलाया, उसी कचरे को उठाकर आपने 149 लगाना है, तो इससे ज्यादा बुरी हालत तो बाकी सूबों में है। तो फिर आप कर लेना, लोकल गवर्नमेंट से हाथ मिला के एक मिनट मेरी पूरी बात सुनने ना, हम वो करने जा रहे हैं, आज अनाउंसमेंट कर चुके हैं मिनिस्टर साहब। आपने जो पूछा मैं उसका जवाब जी जी, ठीक है। तो इसलिए आपने कहा हमें क्यों बुरा लग रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सिंध में ही क्यों, क्योंकि कराची की हालत बुरी है ना। अच्छा, बाकी लाहौर बिल्कुल ठीक है, एक मिनट, लाहौर बिल्कुल ठीक है, कराची में पिशावर बिल्कुल ठीक है, पिशावर बिल्कुल ठीक है, एक रैपर नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, इस्लामाबाद में एक ही रैपर नहीं मिलेगा। ये मेरे ख्याल मैं अभी विजिट करके आई हूं रिसेंटली, मैं नहीं जस्टिफाई कर सकते बीइंग एंकर पर्सन, आप तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये इनको छोड़ने ये खुद कर लेंगे। इस्लामाबाद तो फ्रीक्वेंट हमारी ट्रैवलिंग होती है, इस्लामाबाद तो चप्पा चप्पा हमने देखा हुआ होता है। बिल्कुल, मतलब आप समझते हैं कि 149 सिर्फ और सिर्फ इन हालात में सिर्फ सिंध पे और स्पेशली कराची बनाना है, तो जाहिर बात है हमें तो यही लगता है जो एमक्यूएम इतने अरसे से वो अलग से जनापुर का काम है, जो जनापुर का कह रही थी, अब वही बंद, और उसके बाद असेंबली में क्लियरली एमक्यूएम ने कहा कि आपकी ये हालत है तो हम कहेंगे, ठीक है, ये बात करेंगे। नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूंगी। क्या वाकई पीपल्स पार्टी को लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही गंदा है? जब कराची की बात आती है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इवन जिस भी सूबे में आप चले जाएं, कराची जैसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। कराची शहर जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज दुनिया जहान में कचरे का शहर मशहूर है। इस पर जानेंगे पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से। स्टे विद अस। बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव तंजीला साहिबा से बात हो रही थी कि आर्टिकल 149 के अमेंड होने से आखिर क्या मसला है, क्यों आखिर पीपल्स पार्टी इतना हार्श हो जाती है, जो एंटी स्टेट स्लोगन्स लगाती है, सिंधु देश की बात करती है। दूसरी जानिब कराची जैसा गंदा शहर इस पूरे पाकिस्तान में अब कोई नहीं रहा। कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन यही शहर बिल्कुल यतीम बनकर रह गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी समझता है कि कराची जैसा गन जो है पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। जी तंजीला। पहली बात, मैंने अपनी चेयरमैन की जो आपने कहा है सिंधु देश, कल शायद आपने चेयरमैन साहब की पहले तो आपने स्पीच शायद नहीं सुनी पूरी, अगर आपने, माइट भी कभी हो जाता है, कोई पॉइंट मिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कल मुराद अली शाह साहब असेंबली में उन्होंने पूरी स्पीच रिपीट की थी, पढ़ी थी, स्पेशली ये जो आप सिंधु ये सिंधु देश वाला जो उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है, जिस तरह से लोगों को, मतलब हमें पीपल्स पार्टी को पीछे धकेला जा रहा है। यू सेड कि मैंने नहीं सुनी, तो मैं पूरा आपको जुमला उनका बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली। उन्होंने यही थ्रेट ही दिया था तंजीला, अगर आप समझती हैं हम नहीं दिया था, हमने थ्रेट नहीं दिया था, हमने हम ये कह रहे हैं बांग्लादेश भी बना था, हमने बनेगा, कराची को अलग करने की बात, फिर से कह रही हूँ थ्रेट नहीं था, ये कहा गया था कि चीजें अगर इतनी मुश्किल हो जाएंगी
तो ये सिंधु देश की बातें उठना शुरू होंगी। पीपल्स पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी क्यों बोला ऐसा? कि आपने क्यों की नहीं, बात ये बात क्यों की 149 उन्होंने इस सिचुएशन में, जब टेंशन जिस तरह मानुला साहब कह रहे हैं क्रिएट हुई है बॉर्डर्स पर, और वो इस वक्त सिंधु देश की बात करना क्या appropriate है? कम करने की जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी है? और ये जब भी कोई मसला पैदा हो जाता है, इस किस्म की बात बिल्कुल ये जरूरी था बताना कि आप जिस तरह के आप ये अल्लाह ना करे कि कभी कोई टुकड़ा हो हमारा। जरूरी था बताना। आप दुआ करें कि हम लोग मेरी बात यूनाइटेड रहे। आप सुनेंगे? जी जी बोले। ये जरूरी था कि जिस तरह आप जा रहे हो, अंधे घोड़े पे सवार होकर फेडरल गवर्नमेंट जा रही है, जिस तरह सूबों को जिस तरह लेके जा रही है, सिंध गवर्नमेंट को जिस तरह दीवार से लगाने जा रही है, तो ये बताना जरूरी था कि नाउ यू शुड स्टॉप। यानी इंतशार फैलाना जरूरी था। अभी आप बैठे, इंतशार आपने फैलाया 149 की बात करके। क्या उन्होंने कहा कि कराची को छीन रहे, कराची को अलग कर रहे, ये कहा? ये नहीं छीन रहे। ये बात कितनी देर के बाद आई थी? नहीं कर रहे। ये बात कितनी बार बाद आई थी? और अभी तक उसी दिन ऐवान में कल डिस्कस किया गया था, एमक्यूएम ने कहा था ये पॉसिबिलिटी है, कराची को ना कोई सिंध से अलग कर सकता है, कभी खुदा ना खास्ता हो ही नहीं सकता। ये कराची सिंध का हिस्सा है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात बीच में खुद क्रिएट करना, ये कराची से अलग कर ही नहीं सकते। कराची से अलग सिंध, तो आप लोग को समझना कराची सिंध है। सिंधु देश की बात करते हैं, हम सिंधु देश आप बता रहे हैं कि आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, आप ये जस्टिफाई करने के लिए आप इनको छोड़ दें, वो कर लेंगे ये बहस, वो कर लेंगे। करने की बात नहीं है, मेरे सामने नेशनल इंटरेस्ट आता है तंजीला। बिल्कुल, आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा जब सिंध की बात हो रही है तो पाकिस्तान की बात हो रही है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जब सिंध की बात आ रही है तो पाकिस्तान की बात आ रही है। ठीक है, सही है। तो आप बिलाल गफ्फार साहब, आपको क्या लगता है यहाँ पर सहाफ़ी, मैं बाद में हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे लिए नेशनल इंटरेस्ट आता है, और एक सच्चा सहाफ़ी भी वो होता है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात करता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये बात कर देती हूँ कि ये स्लोगन्स यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे तंजीला ने कहा कि मैं आपको छोड़ दूँ जस्टिफाई करने के लिए, तो अब आप मुझे जवाब दें, आर्टिकल 149 से इतनी तकलीफ क्यों? 2 मिनट दें जी। देखिए 2-3 दिन से ना पीपल्स पार्टी अजीब कंफ्यूजन का शिकार है। ये मैं अपने साथ 149 आर्टिकल लेकर आया हूँ जी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें मेरे पास हैं। इसमें मैं पूछता हूँ यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है 149 1 2 3 4 में किधर लिखा हुआ है कि हम कराची को सिंध से अलग कर रहे हैं जी। इसका जो इनको जो सबसे ज्यादा जो है उस वो कहता है द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ द डायरेक्शंस टू अ प्रोविंस as to a manner in which the executive authority is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace to the peace or tranquility or economic life Pakistan. Yes. ठीक है? It says only authority. एग्जीक्यूशन अथॉरिटी कौन होगी? मुराद अली शाह साहब ही होंगे। किधर ये पाए ना कराची की तोड़ने की बात आ गई और सिंध को है ना तोड़ने की बात आ गई। अच्छा, दूसरी मजे की बात, इन्होंने कल रेजोल्यूशन भी लिया है और इनके लीडर्स वो बगैर रेजोल्यूशन को पढ़े हुए समझे हुए वो इन्होंने स्पीकर साहब ने उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग भी करा दी। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि वो स्पीकर, वो जो आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो आजकल बड़े प्रेशर में हैं क्योंकि वो आजकल वो नैब उनको बुला रही है और वो नैब को से भागते फिर रहे हैं, उन्होंने आउट ऑफ टर्न कर बात की। और हमने जब ये रेस किया कि हमारे 11 लोग जो हैं ओपोजिशन से बात करना चाहते हैं, इसमें अपना मौका देना चाहते हैं, स्पीकर साहब ने कहा कि आप मुराद अली शाह साहब को बात करने दें, उसके बाद आप लोग बात कीजिएगा। लेकिन वही कल पीपल्स पार्टी ने बुलडोज किया और उन्होंने बगैर ओपोजिशन के मौका सुनते हुए उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया। और उसमें उन्होंने क्या मेंशन किया? कराची को है ना सिंध से अलग करने की बात। ये तो मैं बिलावल भुट्टो साहब से पूछता हूँ कि आपके नाना ने ये है ना आइन लिखा था, क्यों? और जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी थी तो आपने ये जो आइन है इसको चेंज नहीं किया? कोई ना कोई सोचा होगा ना नाना जी ने, तभी इन्होंने ना ये आइन में डाला है ना। 1973 का आइन है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक जो कोई सोचे कि ये 149(4) की बात क्यों की जाती है? अगर इन्होंने परफॉर्मेंस दी होती, 12 साल में डिलीवरी दी होती तो कोई बात ना करते। कल एमक्यूएम ने भी ये बात की कि आपने परफॉर्मेंस दी होती तो हम ये बात ही नहीं करते। देखिए, कराची जो है वो इकोनॉमिक हब है। कराची के आप हालात देखें, कराची जो है ना पाकिस्तान का ताज है। जब ताज में ये खिलाता है, खुद भूखा है। जी बिल्कुल, जब पाकिस्तान का ताज ही में कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा? आप मुझे बताएं, यहाँ पे लोग इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, यहाँ पे फिशरीज नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि गंदगी की वजह से, कचरे की वजह से।
तो अगर ये परफॉर्मेंस दे देते तो हम कहाँ से जाए? अमानुल्लाह साहब, परफॉर्मेंस की बात करें, बिलाल गफ्फार साहब आप क्या कहेंगे? क्या अच्छा वाकई मुझे आखिरी मुझे अमान भाई मुझे एक बात करने दें, अमान भाई मुझे आखिरी बात करने दें फिर मैं। और ये जो बिलावल जरदारी साहब ने बात की ना सिंधु देश की, वो उनकी दिल की बात है ना, मुंह में आ गई। वो जो दिल में जब होता है ना तो वो आ जाता है मुंह में। ये क्यों बात की सिंधु देश की, कहाँ से आ गई बात तो बताइए। आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं फेडरेशन को? जी देखिए एक बात सुने, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो कि बिलावल साहब ने किस्मत में की, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी ऐसा नहीं कर सकती या ना सोच सकती है कि वो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करे, क्योंकि वो आपको मानना पड़ेगा कि उनके बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो लिहाजा इस बात को खाली शोशा है ये 149 जो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है, और बिल्कुल गलत है, इस टाइम पे गलत है। इस टाइम पे तो वफाक को चाहिए था। बलूचिस्तान फिर हर जगह से इस तरह आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। आपने जो कराची की आवाज दबाई है बहुत अरसे बाद, कराची में देखिए, कराची में देखिए कि कराची के 3 करोड़ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, रोडें टूटे हुए हैं, सीवरेज उबल रहे हैं। वाटर माफिया है पूरा वाटर माफिया ने वाटर माफिया पर काम किया। पीपल्स पार्टी हो, एमपीएम हो, अब तहरीक इंसाफ आई है। बताइए तीनों ने कराची का अवाम को क्या दिया इस वक्त? अभी है ना, अभी आवाम को इस वक्त ये अभी इस वक्त लड़ाई हो रही है कराची की मेयरशिप लेने के लिए। इस वक्त कराची की मेयरशिप की लड़ाई है। ये कचरे के ऊपर कचरे की सियासत, कचरे के ऊपर जो जिस तरीके से इनके एमपी एमएनए दोनों के, चाहे वो लाला के गटर के अंदर मुराद अली शाह की तस्वीरें रख रहे हैं, उसकी तस्वीरें रख रहे हैं, वो कचरा बाहर फेंका जा रहा है। मैं हैरान हूँ, सारा पाकिस्तान ख़ुसूसन कराची को लोग हैरान है कि बजाय आप उसको रिड्रेस करें, बजाय इसके कि सड़कें बनाएं, बजाय इसके कि आप सीवरेज दें, पानी दें, टैक्सों लड़ाई कब तक चलती रहेगी एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की? कोई बीच का सलूशन 85 से लेकर आज 2019 हो गया है, तीनों जमातों ने अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव रोल नहीं दिया है जिससे कराची के हालात बदलते हुए नजर आए। कचरा वहीं पड़ा हुआ है, सियासत चमकाई जा रही है। क्या सर बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि ये जब तक आप ग्रास रूट की क़यादत को कराची और पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को जब तक वही मोरूसी सियासतदान यहाँ बिठाए रखेंगे, फिर तो सारी मोरूसी सियासतदान तो जान नहीं छूटेगी। आम ताकत कभी कोई इधर होता है तो कहते हैं ना, आप कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो ताकत का सरचश्मा आवाम, तो आवाम को तो कुछ नहीं मिला, आवाम को तो कचरा ही मिला है, पानी नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आखिरी टॉपिक पे ये सवाल कर लूं आपसे कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो पेश नहीं हुए, जो उनका रेफरेंस है उस पर, आपको क्या लगता है, क्या वो फरार चाह रहे हैं इस केस से, या फिर वाकई उनकी जो कमिटमेंट थी उस वजह से वो पेश नहीं हुए? समझता कि मुराद अली शाह फरार चाहेंगे। मुराद अली शाह जो मेरे ख्याल से जो है वो अपनी, चूंकि वज़ीर आला हैं, सुबह को हो सकता है मसरूफियत हो, उन्होंने वो उनके पास क्वेश्चन आ गया है, जवाब देने दें उनको। अभी कबल वक्त है, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए तो बेहतर है। तंजीला, आप क्या समझती हैं कि ये जो क्वेश्चन हैंड ओवर किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उनके, तो जो केस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, या आपको लगता है कि जैसे आप बिलीव नहीं करते, ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है? उम्मीद तो हम यही करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन दिखती नहीं है अभी तक। जो एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है, स्पेसिफिक केस के हवाले से क्या देखती हैं आप? आपको कैसे लगता है कि ये किस तरफ जाएगा? ये हम अगर देखें तो वही दिख रहा है नतीजा जो आसिफ साहब के केस के साथ किया गया, जो फरियाल बीवी के केस के साथ कुछ नहीं हुआ, चल ही रहे केसेस, खाली कई लोगों के चल रहे हैं केसेस, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जिन जिन पे केस चल रहा है वो सब लोगों को अंदर किसी न किसी बहाने से धर लिया जाता है। सो हम बहरहाल हर बात के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का सिनेरियो बना रखा है तो उसमें लेकिन आपके केसेस तो 2015 से चल रहे हैं ना, इन्होंने तो नहीं बनाए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि अब जो इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लग रहा कि इदारे काम कर रहे हैं, वो तो कोई और ही लग रहा है कि उनको हाँक रहा है। सो हम तैयार हैं। आज मुराद अली शाह साहब नहीं गए थे, उनकी मसरूफियत थी। मुराद अली शाह साहब या पीपल्स पार्टी वाले भागने वाले बिल्कुल नहीं है।
आप देख चुके हैं। ठीक है। इतने अरसे में हमारी क़यादत के साथ जो हुआ वो भी आप देख चुके हैं। तो आपको लगता है कि मुराद अली शाह साहब चले जाएंगे? तो एक बच्चों वाला सवाल है, हम केस को बिल्कुल उनका सामना करेंगे, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी पे हो या एहतसाब के नाम पे इंतकाम हो। हम यही हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा भुगतती रही है और हमेशा क्लियर होकर निकली ठीक है। तो तो अभी तंजीला ये कह रही है कि ये एक चाइल्डिश, बिल्कुल चाइल्डिश क्वेश्चन है कि वो क्या फरार चाहते हैं या नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या वाकई? अच्छा, इसमें मैं कमेंट करूंगा। मैं एक चीज में अमान भाई ने जो बात की, अमानुल्लाह भाई ने बात की, उस पर मैं कमेंट कर दूं और आपने भी बात की। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करती है डिवैल्यूएशन ऑफ पावर में। जिस तरह एनएफसी है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का डिमांड करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाएं। जब तक रिसोर्सेज ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे और आपकी जो डेवलपमेंट बजट है वो डिस्ट्रिक्ट के जरिए स्पेंड किया जाए। और 18th अमेंडमेंट के बाद सबको पता है कि जो लोकल बॉडीज के जो इश्यूज हैं, जो म्यूनसिपलिटी के इश्यूज हैं, उसके और जो इन्होंने 2013 में जो सिंध का जो लोकल बॉडीज एक्ट पास किया, उसके सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास है। जो भी इदारा काम नहीं कर सकता, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनके ऑडिट्स हों। अब आप इस सवाल पे आई मुराद अली शाह साहब की, JIT में जो एक हौलनाक जो JIT आई है सामने, उसमें क्लियर रोल बताया गया है कि किस तरह जरदारी सिस्टम को मुराद अली शाह साहब ने फेवर किया है, किस तरह ओमनी ग्रुप को फायदा हुआ है, किस तरह शुगर इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडीज हैं कि वो है ना, उसमें मुराद अली शाह साहब का रोल था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसी वजह से शायद उनको चीफ मिनिस्टर की प्रमोशन दी गई। और दादू शुगर मिल और ठट्टा शुगर मिल के जो केस हैं उसमें मुराद अली शाह साहब मतलूब है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नैब के साथ जो है ना ताउन करेंगे और अगर वो क्लियर है तो सामने हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब आपका, तंजीला आपका और बिलाल गफ्फार साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जो एक पॉइंट कंक्लूड करती चलूंगी आज के प्रोग्राम में, वो ये कि रिसोर्सेज ग्रास रूट लेवल तक जो है ट्रांसफर होने चाहिए और जो कराची का मसला है उसको एड्रेस होना पड़ेगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है इसको सिंध के ऊपर डाल देती है, सिंध गवर्नमेंट जो है लोकल के ऊपर डाल देती है। कन्फ्यूजन सी क्रिएट हुई हुई है। कराची के मसले ने जो है तमाम तर जो शहरी उनको परेशान किया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि नासिर शाह साहब जो है प्रोडक्टिव साबित हो पाएंगे सिंध के सूबे के लिए। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ALVEENAAGHLV नागा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।